मम्मी जी, ये तो गलत बात है ना। आप हमेशा देवर जी का ही साथ देती हो। आखिर हमारी भी एक क्षमता है, उसके बाद कहाँ तक खर्चा करेंगे। देवर जी तो हमेशा कम तनख्वाह का रोना रोकर बच जाते हैं। आखिर हम भी कब तक करते रहेंगे। नैना ने सास ममता जी से कहा, बहू, तेरे देवर की तनख्वाह कम है तो तू उसकी गरीबी का मजाक तो मत उड़ा। और थोड़ा खर्चा कर देते हो तो कोई एहसान नहीं करते हो। आखिर तुम लोग बड़े हो, तुम्हारी भी इस घर के लिए कोई जिम्मेदारी है। और फिर तुम्हारी तो कमाई भी ठीक है, फिर भी क्यों हमेशा खर्चे का रोना रोती रहती हो। ममता जी ने कहा, मम्मी जी, हमारी कमाई ठीक है तो मतलब ये नहीं कि लुटाने के लिए है। हमारे भी दो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी सस्ती तो नहीं है। हम दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हैं, तब जाकर घर का खर्च चलता है। आखिर कब तक हम लोग सबका खर्चा उठाते रहेंगे। देवर जी ने तो कुछ महीनों से घर में बिल्कुल भी खर्चा नहीं दिया। नैना ने कहा, ओ खर्चा नहीं दे रहा है तो मैं दे रही हूँ ना। मैं भी तो अपनी पेंशन के पैसों से घर के लिए सब्जियाँ मंगा लेती हूँ। और फिर देख तो सही कि उसकी तनख्वाह कम है, उसका भी अपना परिवार है, बच्चों की पढ़ाई है। आखिर ओ इतना कहाँ से करेगा। तुम दोनों तो मिलकर कमाते हो, उसे तो अकेले ही कमाना पड़ता है। मम्मी जी, आप ये मुझे कह रही हैं, इससे अच्छा आप छोटी बहू को कहिए ना। और क्यों नहीं अपने पति के साथ मिलकर कमाती है और जिम्मेदारी को बराबर बांटती है, जैसे मैं करती हूँ। नैना ने दोबारा कहा, बड़ी बहू छोटी बहू तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी तो नहीं है, इसलिए ओ कमाने नहीं जाती है। और अगर ओ कमाती नहीं है तो क्या हुआ, घर के अधिकतर काम तो वही करती है। तुझे तो सब कुछ तैयार मिल जाता है, फिर भी उन्हीं लोगों के पीछे पड़ी रहती है। नैना तो जैसे समझना ही नहीं चाह रही थी। माफ करना मम्मी जी, तैयार तो आपको मिलता है, मुझे कुछ भी तैयार नहीं मिलता है। सुबह भी मैं अपने हिस्से का काम करके जाती हूँ और वापस आकर भी अपने हिस्से का काम करती हूँ। शायद आप भूल रही हैं, आपने ही काम बांटा था। सुबह का खाना वो बनाती है तो शाम का खाना मैं बनाती हूँ। सुबह मैं घर की सफाई करके जाती हूँ। और वो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, उसके हाथ में हुनर तो है। सिलाई कितना अच्छा करती है, चाहे तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। नैना ने कहा, हाँ तो अब तुम मुझे काम गिनाने लग गई है। अपने घर का ही काम करके जाती है, कोई एहसान नहीं करती। और दोनों बहुओं को अगर बराबर काम नहीं दूंगी तो घर में झगड़े नहीं होने लग जाएंगे। छोटी बहू के मन में नहीं आएगा कि उसे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है, घर का काम भी करे और सिलाई भी करे। बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो दोनों बहू को एक ही नज़र से देखती हूँ। ममता जी सेखी बघारते हुए बोली, मम्मी जी, जब आपको ये पता है कि बहुओं में बराबर काम बांटोगे तो झगड़े नहीं होंगे, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर बेटों में बराबर खर्च बांटोगे तो भी झगड़े नहीं होंगे। कम से कम आप तो समझो बात को। नैना समझाते हुए बोली, अब उसकी तनख्वाह ही कम है तो वो कहाँ से दे, तो ही बता। ममता जी नैना से ही पूछने लगी, मम्मी जी, देवर जी की तनख्वाह कम है तो वो पार्ट टाइम दूसरा काम क्यों नहीं करते। उनके तो हाथों में हुनर है, उन्हें तो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग भी करना आता है। और लोग तो उन्हें बुलाते भी हैं, पर वह खुद नहीं जाते, जबकि वो अपनी जॉब से शाम 5 बजे तक आ चुके होते हैं। हाँ, दिन भर काम में डूबे रहे, आराम भी न करे। तुझे तो तेरे देवर देवरानी चुभने लगे हैं। आखिर ममता जी अपनी वाले पर आते हुए बोली। तब नैना ने चुप रहना ही ठीक समझा। जब माँ ही बच्चों की कमियों को ढके जा रही है तो फिर कोई कर ही क्या सकता है। ममता जी का शुरू से ही अपने छोटे बेटे के लिए झुकाव रहा था। इस बात का फायदा वो अक्सर ही उठाता था। उसकी तनख्वाह ठीक ठाक थी, पर हमेशा अपनी कमाई का रोना रोकर वो खर्चों से बच जाता था। और अगर नैना और उसका पति कुछ कहते हैं तो वो ममता जी से शिकायत कर देता
और फिर ममता जी अपना रोना धोना शुरू कर देती। इसलिए वो लोग भी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते। और ऐसा भी नहीं था कि देवर में क्षमता नहीं थी, क्षमता तो उसमें बहुत थी। वो काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रीशियन था। लोग उसके काम की तारीफ भी करते थे और काम के लिए सबसे पहले उसे ही बुलाते थे। पर जब सब कुछ आराम से चल रहा हो, सब कुछ पका पकाया मिल रहा हो, तो कौन हाथ पैर चलाए? ये बात ममता जी को समझ में नहीं आती थी। वो तो बस बड़े बेटे बहू को दबाने में ही लगी रहती थी। पर अभी कुछ महीनों से छोटे बेटे ने घर में एक पैसा भी नहीं दिया था, इसलिए कोई कुछ कहे नहीं। ममता जी अपनी पेंशन के पैसों में से सब्जियां मंगा लेती थी और जिम्मेदारी की भरपाई कर लेती थी। अब सब्जी भी महीने 15 दिन में ही आती थी। बाकी टाइम तो कभी दाल, कभी कढ़ी, तो कभी गट्टे की सब्जी बन जाती थी। घर के खर्चों का अधिकतर भाग नैना और उसके पति पर आ चुका था। दो परिवारों का खर्चा उठाना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि नैना और उसके पति की तनख्वाह भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। पर अब नैना और उसका पति परेशान हो चुके थे। उन दोनों की कमाई ठीक ठाक थी, लेकिन बचत के नाम पर इतना कुछ नहीं था। और अब तो बचत ही बंद हो चुकी थी। रात को जब नैना कमरे में आई तो उसका पति मोहन कुछ हिसाब लगा रहा था। नैना को देखते ही मोहन ने पूछा, तुमने मम्मी से बात की? आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बचत नहीं हो पा रही है। ऐसे कैसे चलेगा भला? हमारे भी बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा कितना ज़्यादा है। हाँ की थी, पर मम्मी जी कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। उल्टा उन्होंने मुझे दो बातें सुना दी। नैना ने लंबी सांस भरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मोहन ने कहा, अब तो एक ही तरीका है कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र ले लूँ। मम्मी तो कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही। बच्चों का वहीं एडमिशन करवा देंगे। और रही तुम्हारी जॉब की बात, तो तुम वहीं कोई और स्कूल ढूंढ लेना। मुझे भी यही सही लग रहा है। तुम ट्रांसफ़र लोगे तो थोड़ी सैलरी बढ़ने के भी चांसेस है। और दूसरा, जब अपने आप सिर पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो देवर जी भी मेहनत करने लग जाएंगे। थोड़े दिन बुरे बनेंगे, लेकिन कम से कम परिस्थितियों में बदलाव तो होगा। यो साथ रहकर मानसिक तनाव झेलने से अच्छा है अलग रहकर सुकून के साथ रहे। नैना भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। आखिर दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र लेना है। और कुछ दिनों बाद मोहन ने ट्रांसफ़र भी ले लिया। ट्रांसफ़र लेने के बाद ही मोहन ने घर पर बताया, क्योंकि अगर पहले कह देता तो घर में ममता जी अच्छा खासा बवाल कर देती। खैर, बवाल तो उन्होंने अभी भी किया, पर मोहन और नैना ने ध्यान ही नहीं दिया। मोहन ने बस इतना ही जवाब दिया कि ऑफिस वालों ने ट्रांसफ़र कर दिया तो मैं मना नहीं कर सकता था, नहीं तो वो लोग मुझे जॉब से निकाल देते। तब जाकर ममता जी चुप हुई थी। आखिर कुछ दिनों बाद मोहन अपने परिवार को लेकर यहाँ से रवाना हो गया। अब जब देवर के ऊपर सारी जिम्मेदारी पड़ी तो शुरुआत में तो घर का माहौल काफी खराब हो गया। आए दिन खर्चों को लेकर बहसबाजी होने लगी। ये देखकर ममता जी भी अपनी पेंशन से खर्च करना बंद कर दी और साफ साफ कह दिया कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। आखिर तुम्हारे बड़े भाई भाभी भी तो सारी जिम्मेदारी उठाते थे। आखिर जब ममता जी ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया तो अपने आप ही उसे मेहनत करने के लिए निकलना पड़ा। इधर देवरानी ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया। लेकिन आज स्थिति ये थी कि देवर देवरानी ज्यादा सम्मान ही अपने बड़े भाई भाभी का करते थे। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उनसे सलाह जरूर लेते थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि उनके इस कड़े निर्णय ने बहुत सकारात्मक बदलाव किया है। अब वो लोग अपने खर्चे उठाने में सक्षम थे और एक सम्मानजनक स्थिति में थे।